9 अनुभवी हैकर्स और अंधेरी रात। जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची तो उनका टेंट फटा हुआ था। टेंट को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि उसे अंदर से ही फाड़ा गया है, क्योंकि टेंट के धागे बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिससे यह बात तो साफ थी कि अंदर कुछ हुआ जरूर होगा। ऐसा क्या हुआ होगा कि उतनी सरद रात वो अपना टेंट छोड़कर एकाएक जंगलों की तरफ दौड़ गए हों। और जब 9 लोगों का लाश मिला तो उसमें से एक की आंखें क्यों गायब थी और क्यों एक टीम मेंबर की जीभ कटी हुई थी। फूटी खोपड़ी, टूटी पसलियां, आखिर क्या हुआ था उनके साथ। इस पर कई किताबें भी लिखी गईं, कई फिल्में भी बनी। दर्जनों एक्सपर्ट्स ने इसे सुलझाने की कोशिश की। किसी ने कहा इसके पीछे एलियंस का हाथ था, कोई बोला किसी विशालकाय जीव ने उन पर हमला किया होगा। किसी का अनुमान था कि सीक्रेट वेपन टेस्ट से निकली रेडिएशन के चलते वे पर्वतारोही मारे गए। किसी ने कहा ये कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था। 100 मुंह 100 बातें। बीते दिनों इस मामले में एक नई थ्योरी आई है। तो क्या है ये मामला, आइए शुरू से शुरू करते हैं। रूस में यूरल फेडरल डिस्ट्रिक्ट नाम का एक प्रांत है, जिसको रूस की यूरल पर्वत भी कहा जाता है। इसी प्रांत में एक यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट था। साल 1959 में इसी यूनिवर्सिटी में रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक 23 साल का लड़का पढ़ता था, जिसका नाम था इगोर डैटलो। इगोर पहाड़ पर चढ़ने और हाइकिंग में दक्ष था, लिहाजा उसने अपने 9 साथियों को जुटाकर एक टीम बनाई और तय किया कि ये सब मिलकर एक हाइकिंग एक्सपीडिशन पर जाएंगे। और वे लोग जिस पर्वत पर जाने वाले थे उसका नाम था यूराल पर्वत, जिसे वहां के लोग उसे डेविल माउंटेन कहते थे। 23 जनवरी 1959 को इगोर और उसके 9 साथी मिशन पर निकल जाते हैं। वे लोग शुरुआती रास्ता ट्रेन, ट्रक्स और घोड़ों से तय करते हैं। अंत में ये ग्रुप बिझाई नाम के एक गांव में पहुंच जाता है। ये उनके ट्रैकिंग रूट का आखिरी गांव था। इससे ऊपर पांव की चढ़ाई शुरू हो जाती है। 27 जनवरी 1959 को तड़के सुबह 10 हाइकर्स की ये टीम एक्सपीडिशन के लिए पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले सुबह टीम के एक साथी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे वो वापस लौट जाता है। जिसके बाद टीम में सिर्फ 9 लोग ही बचते हैं, जिसमें से 7 लड़के और 2 लड़कियां थीं। चढ़ाई शुरू करने से पहले ये तय हुआ कि ठीक 17 दिन बाद यानी 12 फरवरी को वे लोग ट्रैकिंग पूरी करके बिझाई गांव वापस लौट आएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 17 दिन बीत गए, लेकिन टीम का कोई भी मेंबर वापस नहीं लौटा। जब 25वें दिन तक भी उनकी कोई खबर नहीं आई तो तब जाकर उस टीम के दोस्तों और परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने अथॉरिटी से तुरंत रेस्क्यू टीम भिजवाने को कहा। एक्सपीडिशन टीम के ज्यादातर लोग यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के ही छात्र थे। रेस्क्यू के लिए इसी संस्थान से पहली टीम रवाना हुई। इसके बाद आर्मी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए भेज दिए। बहुत ही जल्द ये रेस्क्यू टीम होलात सियाखल पहाड़ पर पहुंच जाती है। ये यूरल पर्वत क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पहाड़ है। स्थानीय भाषा में होलात सियाखल का मतलब होता है डेड माउंटेन, यानी मृत पहाड़। खैर, जैसे तैसे हुए लोग यूरल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। इसी के ऊपर थोड़ी ढलान वाली जगह पर बर्फ से बाहर एक टेंट मिलता है। ये टेंट उन्हीं 9 हाइकर्स की टीम का था। रेस्क्यू टीम को उनका टेंट तो मिला, लेकिन वो 9 हाइकर्स यहाँ नहीं मिले। टेंट के अंदर खाने पीने की उनकी सभी राशन टेंट के भीतर रखी थी। उनकी डायरिया, तस्वीरें, पानी से भरा एक फ्लास्क और मानचित्र सब टेंट के भीतर ही था। ऐसा लग रहा था मानो उस टेंट में बहुत अफरा तफरी मची हो, जिससे कि सारे पर्वतारोही बहुत ही जल्दबाजी में सारा सामान छोड़कर भाग गए हो। भीतर सामान पसरा था और टेंट के एक किनारे पर चाकू से चीरा लगा था, मानो जैसे किसी ने टेंट के भीतर बैठकर वो हिस्सा चाकू से काटा हो। टेंट के बाहरी हिस्से में बर्फ पर बने 9 जोड़ी पाँव के निशान थे, जो आगे निशान जाकर खत्म हो गए थे। इन निशानों को देखने से लगता था कि मानो कुछ लोग केवल एक पैर का जूता पहन पाए थे और कुछ तो नंगे पाँव ही भाग गए थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि बर्फीले माउंटेन पर -40 डिग्री तापमान,
उस पर अंधेरी रात और खराब मौसम। ऐसे में नौ अनुभवी हाइकर्स बिना जूते पहने टेंट से क्यों भागेंगे, ये जानते हुए कि इतनी ठंड में एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है, हाइपोथर्मिया से जान भी जा सकती है। ऐसी क्या इमरजेंसी रही होगी कि सारे खतरे जानने के बावजूद भी ये ग्रुप इस तरह भागा होगा। और वो भाग कर गए कहाँ होंगे? जहाँ पर ये टेंट मिला उससे कुछ आगे जाकर जंगल शुरू होता था। जंगल की बॉर्डर के पास ही एक देवदार का पेड़ था। रेस्क्यू टीम को इस पेड़ के नीचे जली हुई कुछ लकड़ियाँ मिली। पेड़ के ऊपर की टहनियां भी टूटी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर दो लाशें नजर आती हैं। दोनों में से किसी के पाँव में कुछ भी नहीं था। शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल अंडरवेयर ही था। ये दोनों उसी ट्रैकिंग टीम का मेंबर थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर 3 और लाशें मिलती हैं। इनमें टीम के लीडर इगोर डायटलोव का भी शव था। अब तक 5 लाशें मिल चुकी थी और बाकी के 4 लाशें मिलना अभी भी बाकी था। एक तरफ बाकी 4 की तलाश चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो 5 डेड बॉडी मिले थे उनकी मेडिकल जांच शुरू हुई। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि ये 5 हाइपोथर्मिया से मारे गए हैं। इन 5 में से एक के सिर पर गहरी चोट थी, मगर वो चोट इतनी खतरनाक नहीं थी कि जान चली जाए। इस मेडिकल जांच के आधार पर लोगों को लगा कि शायद बाकी के 4 भी ठंड में एक्सपोजर के चलते मर गए होंगे। करीब 2 महीने की तलाश के बाद एक संकरी खाई की सतह पर बाकी 4 टीम मेंबर्स की लाशें भी मिली, मगर इनके मिलने के साथ ही ये केस और उलझ गया। इसकी वजह थी उनकी बाकी 4 लाशों की हालत। एक की दोनों आंखें गायब थी, जीभ कटी हुई थी, होंठ का एक हिस्सा गायब था और बाकी 3 भी बुरी तरह से जख्मी थे। उनकी पसलियां टूटी हुई थी, खोपड़ी में भी फ्रैक्चर था। मेडिकल जांच से पता चला कि इन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी। इतने फोर्स का धक्का आया था इन पर जैसा तेज रफ्तार कार के किसी चीज से टक्कर जाने पर जाता है। इसके अलावा कुछ और भी अजीब चीजें थी। मसलन टीम की एक लड़की के पाँव में दूसरे टीम मेंबर की जैकेट बंधी थी, एक का ट्राउजर जला हुआ था, एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे, कुछ के शरीर पर नोचे हुए चिथड़े लिपटे थे। इसके अलावा एक की लाश पर तो रेडिएशन के भी अंश पाए गए थे। पहाड़ चढ़ने के दौरान कई बार हादसे होते हैं जिससे अनुभवी पर्वतारोही मारे जाते हैं, मगर इतनी अजीबोगरीब मौतें इंसानी समझ से बाहर थी। टीम मेंबर्स की डायरिया 1 फरवरी 1959 की शाम तक का पूरा ब्यूरो बताती थी। हम आपको बता दें कि टीम लीडर अपने साथ एक डायरी लेकर गया था जिसमें वह हाइकिंग के दौरान होने वाले एक एक पल को लिखता था, मगर उस रात को आखिर क्या हुआ था इसका कोई जवाब नहीं था। इगोर और उसकी हाइकर्स टीम के साथ जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम ही समझ से परे था। इसी के चलते ये घटना एक मिस्ट्री बन गया और लोगों ने इसे नाम दिया डायटलोव पास इंसिडेंट। ये नाम एक्सपीडिशन टीम के मुखिया इगोर डायटलोव के नाम पर प्रचलित हुआ था। एक आशंका उभरी कि कहीं उस टीम को स्थानीय मानसी कबीले तो नहीं मार डाला। दरअसल ये चरवाहों का कबीला था जो कि ऊंचे पहाड़ों पर रहते थे। आशंका थी कि कहीं उन्होंने अनजान लोगों को देखकर हमला न कर दिया हो, मगर ये आशंका भी गलत साबित हो गई, इसलिए कि एक्सपीडिशन टीम के किसी के साथ संघर्ष के सबूत नहीं मिले थे कि उन्हें किसी इंसान ने नहीं मारा था। सोवियत ने कुछ समय तक इस केस की जांच की, फिर उन्होंने इस केस की फाइलों को क्लासिफाइड कर दिया। लोगों ने कहा अगर कोई रहस्य न होता तो इतनी गोपनीयता क्यों बरती जाती। फिर लोग इसके बारे में लगातार विरोध लगाते रहे। दूसरी बड़ी थ्योरी थी एवलांच, जो कि उनके टेंट के ऊपर गिरी हो। दरअसल एवलांच पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली तूफान होता है। एवलांच में एकाएक बहुत सारा बर्फ तेज रफ्तार से नीचे ढुलकता है। बड़ी बड़ी एवलांच तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी का मलबा भी लाती है, बट ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि जिस जगह डायटलोव की टीम ने कैंप लगाया वहाँ स्लोप बहुत ही लो था। इस स्लोप का एंगल 30 डिग्री से कम था और एवलांच 30 डिग्री से कम एंगल वाले स्लोप पर नहीं आता।
अब तीसरा थ्योरी था न्यूक्लियर टेस्ट। अब जैसे कि एक डेथ बॉडी पर रेडिएशन के कुछ मात्रा मिला था, जिससे सबका ध्यान न्यूक्लियर अटैक की तरफ गया। दरअसल उस समय कोल्ड वार चल रहा था और सिर्फ कुछ ही साल पहले ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराकर अपनी शक्ति का झलक दिखलाया था। इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दिया था। लोगों को लगता था कि सोवियत ने उस पहाड़ पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा, जिसकी रेडिएशन की वजह से हाइकर्स की मौत हो गई होगी। कई सारे रिसर्चर्स का कहना था कि उस रात चाहे जो कुछ भी हुआ हो, इतना पक्का है कि उन 9 लोगों ने एक दूसरे की परवाह की, घायल दोस्तों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ा। वो साथ मिलकर एक आपदा से लड़ते रहे। इस कहानी में बस यही एक सुकून है कि उस रात उस पहाड़ पर मौत के सामने भी उन 9 दोस्तों ने भरपूर दोस्ती निभाई।